लास्ट टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपको बता दें हजरत बैरंग शाह रहमतुल्लाह अलैहि का 134वां सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। 4 दिवसीय चल रहे उर्स गुरुवार से शुरू होकर रविवार की सुबह कुल शरीफ के बाद उर्स का समापन हो जाएगा और साथ ही हजरत बैरंग शाह रहमतुल्लाह अलैहि दरगाह के मुजाफिर फरहान मियां ने बताया कि 4 दिन से चल रहे उर्स में पहले दिन कुरान खानी, दूसरे दिन चादर पेशी और चौथे दिन कुल शरीफ के बाद उर्स का समापन होगा। मुजाफिर फरहान मियां ने बताया कि हर साल होने वाले उर्स में दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, हिमाचल, काशीपुर, रुद्रपुर, बरेली आदि क्षेत्र से हजारों की तादाद में लोग उर्स मुबारक में आते हैं। बताया कि दरगाह पर आए अकीदतमंदों की दुआएं खाली नहीं जाती हैं। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी हजरत बैरंग शाह रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर अपनी मन्नत मांगते हैं और उर्स में शुक्रवार को चादर पेशी कर मन्नतें मांगी जाती हैं। लोगों ने कव्वालियों का लुत्फ उठाया और कव्वालों ने दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद और लौट कर न आऊंगा खाली आदि कव्वालियों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फौज शरीफ तहसील सुवार ज़िला रामपुर में हज़रत बैरंग शाह रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। 134 साला उर्स है इस साल और 134 साल उर्स मनाते हुए हो गए, जिसमें आज उर्स शुरू हुआ है 5 दिसंबर से। आज फौज शरीफ की तरफ से चादर पोशी की गई है और कल जसपुर की तरफ से चादर पोशी की जाएगी, जलसे का प्रोग्राम होगा और 7 दिसंबर को दिन में 11 बजे आखिरी कुल शरीफ होगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जसपुर, महुआ खेड़ागंज अपना यहाँ से इस क्षेत्र से अकीदतमंद हजरात आते हैं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां बीते दिन की बात करें आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के शताब्दी समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे थे, लेकिन कवरेज के दौरान राष्ट्रीय और रीजनल मीडिया को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। राज्यपाल की बाइट के समय कई लोग बिना सत्यापित आईडी, बिना किसी अधिकृत पहचान के सिर्फ और सिर्फ माइक आईडी और प्रेस टैग लगाकर आगे बढ़ते दिखे हैं। इससे भीड़ में धक्का मुक्की हुई है और अव्यवस्था की स्थिति बन गई है। इसी मुद्दे को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित और प्रेस क्लब अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप मांग की गई है। वीआईपी कार्यक्रम में गैर सत्यापित पोर्टल्स को प्रवेश न दिया जाए, वेब पोर्टल्स को आधिकारिक फोटो वीडियो सूचना विभाग जारी करे और सबसे अहम पत्रकारों का अनिवार्य सत्यापन किया जाए। और साथ ही पत्रकारों का कहना है कि शहर में पिछले वर्षों में कथित पत्रकारों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और साथ ही बिना मान्य आईडी, बिना संगठन कुछ लोग सिर्फ माइक आईडी लेकर भ्रम फैलाने और कार्यक्रम में अव्यवस्था पैदा करने के लिए जुटे रहते हैं। डीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुलिस और सूचना विभाग के साथ मिलकर एक एसओपी तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं ना हो। हरिद्वार से आपको बता दें, यह खबर थी। खबर चंपावत जिले की सीमांत बनबसा के चंदनी ग्राम सभा से है, जहां सरकार ने दवार कार्यक्रम के अंतर्गत, आपको बता दें जनता के दवार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैंप कार्यालय टनकपुर द्वारा ग्राम प्रधान प्रमिला जयाल के निवेदन पर लगाया गया। आपको बता दें जनता दरबार चंपावत जिले के मुख्य विकास अधिकारी खाती व उप जिला अधिकारी
पूर्णागिरी तहसील के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही चंदनी ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान प्रमिला जैल की सक्रिय भूमिका भी जनता दरबार में देखने को मिली, जो जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए अधिकारियों के समक्ष रखती नजर आई है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी खाती ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कुल 27 शिकायत हमारे समक्ष आई हैं, जिनके हमारे द्वारा यहां पर ही त्वरित उनका समाधान कर दिया गया है। साथ ही कुछ प्रस्ताव जो हमारे पास आए हैं लोगों के, उनको हम शासन पर भेजकर उन पर जल्द ही जल्द कार्य करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ग्राम प्रधान प्रमिला जैल ने मीडिया से रूबरू होते हुए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व आए हुए सभी विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी पहल जिसके माध्यम से आज सरकार जनता के दरबार कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे अनुरोध पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय टनकपुर के द्वारा यहां पर जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिससे जनता में भी एक अच्छा उत्सव देखने को मिला है और हमारे यहाँ की जनता को इस प्रकार के कार्यक्रम की से जागरूकता भी मिल रही है। और साथ ही अपनी समस्याओं को भी लोग यहाँ पर रख रहे हैं, जिनका निवारण भी हो रहा है। बाकी जो कुछ प्रस्ताव हमारे पास आए हैं उनको हम आगे शासन प्रशासन के पास लेकर जाएंगे और जल्द ही जल्द उनका भी निवारण कराया जाएगा। पुनः मुख्यमंत्री व आए हुए विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रेम सिंह जाल और साथ ही विधायक प्रतिनिधि दीपक चंद, मुख्य विकास अधिकारी चंपावत, उप जिला अधिकारी आकाश जोशी, जिला पंचायत सदस्य सरोज चंद, नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा देवी, कैंप कार्यालय प्रभारी जीवन नेगी और बनबसा मंडल अध्यक्ष कमलेश भट्ट, विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। और इसमें आज चंदनी में एक कैंप लगाया गया है। रूटीन वर्क में हमारे यहाँ से हर जनपद का हर स्तर के अधिकारी कैंप लगा रहे हैं। ये बहुत ऐसी शिविर लगा रहे हैं और आज यहाँ पर चंदनी में शिविर लगा हुआ है। 27 शिकायतें आई हैं। 27 शिकायतों में ज़्यादातर का निस्तारण कर दिया गया है और जिनके प्रपोजल्स आने हैं डिमांड बेस्ड हैं तो उनको यथा समय यथा जगह रखने के लिए प्रस्तावित करने के लिए कह दिया गया है विभागों और वो आगे भी कार्य जो है अभी कैंप आगे चलता रहेगा। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड को लेकर काफी समय से राजनीति गर्मा रही थी, जिसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र जनपद में जनता की सुविधाओं के मद्देनजर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय कुमार रोहेले व भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुमोदन पर जसपुर के गूंगावाला में रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना का प्रस्ताव जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। लेकिन पूर्व की तरह रोडवेज बस स्टैंड को लेकर राजनीति तेज हो जाती है और न्यायालय तक पहुंच जाती है, जिसको लेकर अब भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तराखंड की यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो जसपुर वासियों को रोडवेज बस स्टैंड की सौगात दी है उससे जनता के लिए बहुत बहुत खुशी नजर आ रही है। इसमें जनता भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रही है, लेकिन कुछ राजनेता इस पर भी अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनको नसीहत देते हुए बड़ा बयान दिया कि वे जनता के विकास के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में अड़ंगा डालने से बाज आए जिला अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सोच लगातार विकास की ओर रही है और उत्तराखंड लगातार विकास की ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है। आज जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड की सौगात दी है, आगे अन्य विकास कार्यों की भी धरातल पर उतारे जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जब उनके पास जाते हैं तो उनका मूल मंत्र है कि हम समस्या समाधान और सरलीकरण की ओर आगे बढ़ें। उसी में ही जसपुर के रोडवेज बस अड्डे को लेकर
हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके नियमित हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया और उसमें अपने आपदा के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी द्वारा भी पत्राचार किया गया और उसमें फिर माननीय डीएम साहब की तरफ से यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द यहाँ रोडवेज बस स्टेशन की जो समस्या है उसका समाधान होने जा रहा है। एक बात और इसके साथ कहना चाहूँगा, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ के विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए कोई षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जसपुर को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटी मानसिकता से आगे बढ़कर जो सरकार का मूल मंत्र है उसका ध्यान रखते हुए अगर हम सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लिए एक ही नहीं ऐसी 12 योजनाओं का शीघ्र ही जसपुर के विकास में जमीनी स्तर पर रोपण होने वाला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे गृह जिले के ही निवासी हैं, उन्हीं का गृह जनपद है और उनका जसपुर से विशेष लगाव है। वो जब भी अपनी राजनीतिक यात्रा में यहाँ से निकलते थे तो उनका एक ठहराव जसपुर जरूर होता था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जसपुर में एक विकास की नई धारा बहने वाली है और उनके ही मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड अग्रसर होकर देश में अग्रणी राज्यों में स्थान बनाने जा रहा है। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की भूमि पर बनी बिहारी टप्पर कॉलोनी पर प्रशासन अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने को तैयार है। आपको बता दें, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और जल्द ही यहां बुलडोजर चल सकता है। हालांकि इस कार्रवाई का स्थानीय स्तर पर कड़ा विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी लोकमंच के संयोजक मुनीश कुमार ने इस कार्रवाई को पूर्णतः गैर कानूनी बताते हुए यहाँ वन अधिकार कानून 2006 का सीधा उल्लंघन बताया है। मुनीश कुमार का कहना है कि दिसंबर 2024 में वन ग्राम नई बस्ती पूछड़ी में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन किया जा चुका है और पूछड़ी को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने वन अधिकार कानून की धारा 4(5) का हवाला देते हुए कहा, कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक वन अधिकारियों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किसी भी व्यक्ति को वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद रामनगर प्रशासन और तराई पश्चिमी वन प्रभाग गैर कानूनी तरीके से ग्रामीणों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। पूर्व में भी इसी तरह की कार्रवाई तुमडिया खैता में की गई थी, जिसके बाद उन सभी को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने वन प्रशासन की एक नहीं सुनी और वन विभाग से वन गुजरों को कई 100 हेक्टेयर जमीन को वापस करवाया था। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार किया जा रही है और अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस विवादित कार्रवाई पर अंतिम फैसला क्या निकलता है और ग्रामीणों का भविष्य किस दिशा में जाता है। देखिए, पूछड़ी जो है ये लगभग 80-90 साल पुरानी बसासट है और यहाँ के लोगों ने वन अधिकार कानून 2006 के तहत इसको राजस्व ग्राम बनाने के लिए पिछले दिसंबर माह से अपना एक प्रक्रिया चलाई हुई है, जिससे वन अधिकार समिति वहाँ पर गठन है, जिसको यहाँ के समाज कल्याण अधिकारी है उन्होंने गठित कराया है। और ये कानून कहता है कि जब तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को नहीं हटाया जाएगा और इसके बावजूद भी वन विभाग गैर कानूनी तरीके से पूछड़ी में बसे हुए लोगों को हटा रहा है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और दूसरी बात यह है कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितने भी लोग वन भूमि में बसे हैं और जो वनाधिकार कानून के तहत जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं उनमें से किसी को नहीं हटाया जाएगा। इसके बावजूद भी तराई पश्चिमी वन प्रभाग तानाशाही तरीके से यहाँ पर गरीबों को हटा रहा है, उनको बुलडोजर का भय दिखा रहा है। और इसी तरह की कार्रवाई मई में भी इन्होंने तुमड़िया खत्ता में की थी। वन गुजरों की जमीनें जबरदस्ती खेती रौंदी थी, उनकी जमीनें छीनी थी, लेकिन वहां पर भी लोग जब हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग की
एक नहीं सुनी और जितने भी वन गुजर के दर्जनों परिवारों को उनकी कई सौ हेक्टेयर जमीनें वापस दिलवाई। और यदि यहाँ पर ये वन प्रशासन कोई भी कार्रवाई करेगा तो हाई कोर्ट है और जो जनता है उसको नहीं बर्दाश्त करेगी और उसका खामियाजा वन प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर्यावरण और जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले संस्थान WWF इंडिया ने हरिद्वार में इंजिपियंट कल्चर यानी कि गिद्धों के संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। एनजीओ ने राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में एक नए इजिप्टियन कल्चर को सैटेलाइट GPS टैग लगाकर रिलीज किया है। मोतीचूर फॉरेस्ट रेंज के कोयलपुरा सघन वन क्षेत्र में छोड़े गए गिद्ध से गिद्धे के विचरण और उनमें आपको बता दें उड़ने की क्षमता, रहन सहन और भोजन के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। पर्यावरण और गिद्धों के संरक्षण के लिए WWF इंडिया के द्वारा सेकेंड फेज का ये कार्यक्रम मोतीचूर रेंज से शुरू किया गया है। गिद्धों को रिलीज करने के दौरान एनजीओ और साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम है डॉक्टर सेजल वोरा, मैं WWF में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। आज हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमें मौका मिला ये इजिप्शियन वल्चर का रिलीज़ में पार्टिसिपेट करने का। ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं। जो वल्चर को सैटेलाइट टैगिंग करके हम ट्रैक कर रहे हैं कि ये वल्चर की स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो पार्क में से कहाँ जाती है, व्हाट इज़ द ट्रैवल, और उनको ट्रैक करके उनका हैबिटेट प्रेफरेंस और कई चीज़ जानने में आती है। तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और आज हमारा एक सक्सेसफुल रिलीज़ हुआ जो एक इजिप्शियन वल्चर को कैप्चर करके उसकी सब मेजरमेंट और फिर उसको टैग सैटेलाइट टैग लगा के रिलीज़ किया। और ये वल्चर बहुत ही इन गुड हेल्थ, इन गुड स्पिरिट, जो वल्चर अभी उड़ के गया हमारे सामने। और अभी ये वल्चर क्या करेगा, हमें बहुत सारा डेटा देगा। वो डेटा हम कलेक्ट करके एनालाइज करेंगे और हमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इससे पहले भी राजा जी में छोड़े गए हैं, हाँ जी। कहाँ कहाँ आप लोगों ने छोड़े हैं? नाउ एक मिनट स्टॉप। हमें कहाँ कहाँ छोड़े गए हैं इससे पहले भी? खाली राजा जी है या और जगहों पे भी? और जगहों पे भी है। और हमारी जो यहाँ पूरी टीम आप देख रहे हो, राजा जी नेशनल पार्क और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और WWF के सब लोग यहाँ खड़े हैं। और यहाँ उत्तराखंड में सनी इज़ आवर मेन पॉइंट पर्सन और वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में और राजा जी में हमने कितने रिलीज़ किए हैं। ठीक है। तो राजा जी में ये जो है चौथा बर्ड जो हम लोगों ने रिलीज़ किया है। ओवरऑल दिस इज़ द 7th बर्ड दैट वी हैव टैग्ड इन उत्तराखंड। 3 बर्ड हम लोगों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में और ये चौथा बर्ड जो है राजा जी टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने टैग करके रिलीज़ किया है सेफली। तो जो रिलीज़ किए हैं उनके आप लोग डेटा आ रहे हैं क्या? ठीक है। तो लास्ट 2 साल से 2023 से हम लोगों को रेगुलर जो है इनके मूवमेंट का डेटा मिल रहा है। इनका वास कहाँ पर है, किन किन जगहों पर ये स्टॉप ओवर लेते हैं, किस जगह पर ये जो है अपना भोजन की तलाश में जाते हैं और किन जगहों पर ये जो है नेस्ट बनाते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को सैटेलाइट टैगिंग करने से मिल जाती है। ने इनको मॉनिटर किया है तो कहाँ कहाँ तक ये जाते हैं? क्या इंडिया में ही रहते हैं या इंडिया से बाहर भी जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें भी कहाँ कहाँ हैं? जी, तो WWF इंडिया ने अलग अलग प्रकार के गिद्धों को जो है सैटेलाइट टैग किया है। कुछ गिद्ध जो है रेजिडेंट यानी कि स्थायी निवासी हैं, जो हमारे उत्तराखंड, यूपी या फिर जो है आसपास के स्टेट्स में भी ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे माइग्रेटरी वल्चर स्पीसीज़ हैं जो कि आपको कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया तक होकर के 15-20 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वापस हर विंटर सीज़न में या सर्दियों के मौसम में इंडिया वापस आते हैं। तो कोई डिस्टेंस आपने ऐसा नोट किया कि जिसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया? अभी फ़िलहाल जो है यूरेशियन ग्रिफन WWF इंडिया ने सैटेलाइट टैग किया था, जिसने कि 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा जर्नी पूरी करके वापस भारत।
स्वर्गीय चंद्र भानु पांडे की 34वीं पुण्यतिथि पर मंच से की घोषणा। आपको बता दें, खबर बलिया से है, जहां टीडी कॉलेज परिसर में स्थित राजेंद्र प्रसाद सभागार में शुक्रवार को शहीद छात्र नेता स्वर्गीय चंद्र भानु पांडे की 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जिले भर से जुटे छात्र नेताओं, राजनेताओं, अधिवक्ता व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उन्हें नमन किया और कहा कि विद्यार्थी नेताओं में संघर्ष का मुद्दा कम हो और साथ ही जो चिंता का विषय है, कहा छात्रों को संघर्षशील होना चाहिए। श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को चंद्र भानु पांडे की 34वीं पुण्यतिथि पर सबसे पहले सांसद सनातन पांडे ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद रंगकर्मी आशीष त्रिवेदी ने जनगीत के जरिए सुरों से श्रद्धांजलि दी। मशहूर कलाकार जाकिर हुसैन ने अपनी कविताओं से स्वर्गीय चंद्र भानु पांडे को याद किया और साथ ही शहीद छात्र नेता चंद्र भानु पांडे की स्मृति में अतिथियों द्वारा टीडी कॉलेज परिसर का या इसके अलावा जिले में अन्य की सार्वजनिक स्थान पर उनकी मूर्ति लगाने की आवश्यकता जताई है। श्रद्धांजलि सभा में सांसद सनातन पांडे ने कहा कि जिले विद्यार्थी नेताओं में संघर्ष का मुद्दा कम हो रहा है और साथ ही चंद्र भानु की शहादत से छात्रों और साथ ही छात्र नेताओं को सीख लेनी चाहिए। कहा कि चंद्र भानु पांडे ने संघर्ष की राह दिखाई थी, लेकिन आज के दौर में उनमें कमी आई है और उन्होंने घोषणा की है कि चंद्र भानु पांडे की मूर्ति लगाने के लिए मैं अपने 1 महीने के वेतन दूंगा और साथ ही सभी के दौरान इस सभा के दौरान उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक हस्ताक्षर करके दे भी दिया है। उन्होंने आह्वान किया है कि इस कमेटी बनाकर चंद्र भानु पांडे की मूर्ति के लिए प्रयास तेज किए जाए। टीडी कॉलेज चौराहे पर चित्तू पांडे चौराहे तक के मार्ग का नाम चंद्र भानु पांडे की स्मृति में करने के लिए नगर पालिका परिषद बलिया के प्रति धन्यवाद ज्ञापन दिया गया है तथा नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि सभासद अमित दुबे को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित भी किया गया। वरिष्ठ अधीक्षक नेता अरविंद शुक्ला ने कहा कि छात्रों के हित में शहीद चंद्र भानु पांडे के आदर्शों पर चलकर ही छात्र संघ की गरिमा बहाल की जा सकती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य दयालानंद राय, अखिलेश राय, अवनीश चंद्र पांडे, डॉक्टर विश्राम यादव, यशपाल सिंह, चचिरानंद तिवारी, उमाशंकर पाठक, गोपाल सिंह, संतोष चौबे, राम वचन चौधरी, वेद प्रकाश पांडे, अरविंद राय, अजय सिंह, दुर्गेश चंद्र पांडे, राम विचार यादव, वीरेंद्र राज और मृत्युंजय राय, दिनेश प्रताप सिंह, अजीत सिंह लाखा, उपेंद्र सिंह, राजीव सिंह, अखिलेश सिंह, शक्ति और साथ ही दीपक सिंह, जितेंद्र सिंह, संतोष सिंह, आशुतोष ओझा, अनुराग पटेल, अशोक केसरी, राम प्रताप सिंह, अनूप सिंह, राजेश सिंह, श्याम नारायण तिवारी, हरिशंकर राय, अमरदीप सिंह, संतोष दीक्षित, जलालुद्दीन और साथ ही शंभू यादव, प्रदीप यादव आदि थे। कार्यक्रम के आयोजक व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे कान्हा जी ने आभार व्यक्त किया। संचालन करुणा निधि तिवारी ने किया।